बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के और अकाउंटिंग का पेपर है हमारा। अकाउंटिंग के पेपर से पहले ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको बहुत सारी टिप्स बता सकूं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी छोटी छोटी गलतियां करके आप अपने नंबर लूज़ कर देते हो वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कहाँ से आपको जो है ना आपको पेपर की तैयारी करनी चाहिए इन 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप एडीसी के अलावा अगर आप किसी और डिग्री में इनरोल्ड है, मतलब आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या आप इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या बीएस कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपको इतना ही नॉलेज देगी जितना कि एडीसी के स्टूडेंट को दे रही है। तो अगर आपका सब्जेक्ट अगर अकाउंटिंग है तो ज़रूर आप ये वीडियो देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो हम करते हैं और जिस पे हमें पता भी नहीं चलता हमारे मार्क्स कटते हैं। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे जो अकाउंटिंग के टीचर थे जो कि पेपर चेक भी करते थे, गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने हमें बीकॉम में बताई थी कि इन छोटी छोटी गलतियों से हम आपके मार्क्स काटते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम जर्नल बनाते हैं या कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, जब अब उसमें हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, अक्सर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब डीआर और सीआर यूज़ करते हैं। तो पहली गलती तो आपने ये नहीं करनी कि आपने डीआर सीआर के बजाय डेबिट और क्रेडिट पूरा लिखना है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, अमाउंट का जब हमारे पास आंसर आता है हम उसके साथ रुपीज़ नहीं लिखते। सपोज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने बनाई तो आंसर जो आपका बॉटम में आ रहा होता है, या इनकम स्टेटमेंट बनाई या बैलेंस शीट बनाई, तो जो बॉटम आपका आंसर होता है, जो टोटल होता है या जो नेट आपका आंसर होता है, उसके साथ आप रुपीज़ नहीं लिखते। आपने उसके साथ भी रुपीज़ लिखना है और आपने अपने कॉलम के नाम के साथ भी रुपीज़ लिखना है। डेबिट और क्रेडिट के साथ भी आपने आरएस लिखना है। रुपीज़ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आरएस आप लिख दें ब्रैकेट में साथ में। हर अमाउंट के साथ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसके साथ। और जो कॉलम के ऊपर नाम होता है ना, जैसे डेबिट क्रेडिट कॉलम है आपका, जैसे बैंक रिकन्सिलेशन में कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ये 2 कॉलम होते हैं, उसके में भी आप रुपीज़ साथ में लिख दें कॉलम में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्लस पॉइंट होता है और आपके मार्क्स जो है ना छोटे छोटे इन गलतियों से कटने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की फ़ाइल डाली हुई है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप उसको डाउनलोड करें। इसके अलावा अकाउंटिंग की जो टिप्स पहले भी मैं एक जो अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यू मस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाउनलोड करके उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। जितनी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना आप करें। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट ईयर्स की, तो 2010 से लेकर 2019 तक के जो पेपर्स हैं आपके, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बीच बीच में से नहीं बता सकता कि भाई 12 कर लो, 15 कर लो, क्योंकि अकाउंटिंग के पेपर में कोई गैस नहीं होता। जैसे आईटीबी में, इकोनॉमिक्स में होता है, अकाउंटिंग में आपको टॉपिक आना चाहिए। तो अगर आपके पास, आप ज़ाहिर से बात है टाइम हमारे पास कम है, तो आपको 2010 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस करने चाहिए। इन क्वेश्चंस में ना बहुत सारे जो है ना वो टेक्निकल तरह, मतलब ये कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा है। 2010 से पहले के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअलिटी कम है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू पोस्ट 2010 पेपर्स। इसीलिए आप 2010 से 2019 तक के लाजमी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो 40 मार्क्स का होता है, जो पेपर में जिसमें से 2 सवाल आते हैं आपके, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कह सकते हैं कि सर जी एक सवाल तो 20 नंबर का होता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके 2 सवाल आते हैं। एक आपका वर्कशीट का आता है, दूसरा आपका एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज का आता है। कभी कभी ये एक ही डेटा होता है जिसमें से दोनों सवाल करने होते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं। कभी कभी डेटा भी अलग अलग होता है। वर्कशीट में कभी कभी ये होता है कि वर्कशीट की जगह इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी पूछ लेता है, और अक्सर वो वर्कशीट ही पूछता है, 10 कॉलम वर्कशीट, तो वो 20 नंबर का इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज का हो सकता है। तो वो क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का इसी टॉपिक से आता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक तो आप पक्का कर लें, यानी ये 2 सवाल करके आपके 40 मार्क्स होते हैं, यानी 40 आपके पासिंग मार्क्स हैं। जर्नल में भी आपने प्रॉपर, जब भी आप देखें हेडिंग लगाते हैं ना किसी भी जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे जर्नल बना रहे हैं या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं, सबसे ऊपर कंपनी का नाम होता है, उसके बाद आप क्या बना रहे हैं, यानी जर्नल है तो जर्नल लिखते हैं या इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं या एज ऑन करके लिखते हैं। इसके भी आपके मार्क्स होते हैं। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो इसमें भी आपके मार्क्स कटते हैं।
इसके अलावा आपके जो जो जर्नल होते हैं उसमें नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अकाउंटिंग पे मौजूद हैं मेरे चैनल पे, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। अगर आपकी एडजस्टिंग, रिवर्सिंग, क्लोजिंग, अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत वीक है, आपको एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं आती है, तो वो उसका लिंक, उन वीडियोस का लिंक मैंने प्लेलिस्ट में अपने दिया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन से वो वीडियोस ज़रूर देखें। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इस तरह के बाकी जर्नल हो गया, ट्रायल बैलेंस लेजर हो गया, ये तमाम अकाउंटिंग के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। आगे चलते हैं, मज़ीद हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है वो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तो हर साल आता है, डेप्रिसिएशन और अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके हर साल आते हैं। तो डेप्रिसिएशन, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये आपने पक्के करने हैं। यानी अगर आप ये 3 टॉपिक आपको आते हैं और आप इसमें से सवाल आने ही आने हैं, तो समझिए आपके 5 सवाल हो गए, यानी 2 सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, 3 इसमें से हो गए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं आती, आप चाहते हैं भाई कुछ लिमिटेड टॉपिक्स में कर लूँ, तो आप इन 5 टॉपिक्स को ज़रूर पक्का करें। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन की। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि कभी बैंक रिकन्सिलिएशन आता है, कभी वाउचर सिस्टम आता है, दोनों पेपर में नहीं आते एक साथ। कोई एक आध ईयर में ऐसा हुआ है कि ए और बी करके दोनों आगे, बट 99% जो मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन या वाउचर सिस्टम आता है। अगर आपको दोनों में से कोई एक भी आता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आया, दूसरा आ गया, तो फिर आप उसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज ये दोनों ही आसान है। बैंक रिकन्सिलिएशन ज़्यादा आता है तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन को पक्का करें, वाउचर सिस्टम कभी कभी आता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आप उसको स्किप कर दें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर पार्टनरशिप बिज़नेस आप लोगों ने अभी तक नहीं की तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पार्टनरशिप बिज़नेस पक्का कच्चा आता है तो उसको छोड़ दो बिल्कुल ही। मैंने इस पर भी ये वीडियो लास्ट बनाई थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि पार्टनरशिप बिज़नेस को की प्रैक्टिस नहीं करो। इसकी वजह ये है कि 5 चैप्टर्स है पार्टनरशिप के टॉपिक में, आना एक है, अब वो कौन सा है कि ये हमें नहीं पता, तो आपको वो 5 टॉपिक पक्के करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम दूसरे 5 पक्के कर लें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, जो कि हर साल आते हैं, बजाय इन 5 को टाइम देने के जिसमें से आना भी एक ही है। तो अगर फिर भी आपको नहीं, आप चाहते हो कि नहीं पार्टनरशिप आसान है, हमें कुछ टॉपिक्स बता दें, तो एडमिशन और लिक्विडेशन आप देख लें, ये ज़्यादा आते हैं पेपर में, एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, वरना लिक्विडेशन भी ज़्यादा आते हैं। बाकी 3 भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो ये 2 ही हैं, एडमिशन और उसके बाद लिक्विडेशन। इसी तरीके से स्पेशल जर्नल, कुछ अगर लोगों ने स्पेशल जर्नल भी कर लिया तो मैं मना करूँगा इससे कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी फ़िलहाल ना करें। स्पेशल जर्नल बहुत टाइम से नहीं आया हुआ और ये कभी 8-10 सालों में एक दफ़ा आया होगा तो आया होगा, वरना ये पेपर में नहीं आता है, इसको आप रहने दें। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज है, डेप्रिसिएशन, अकाउंट रिसीवेबल और आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये 5 तो आप सबसे पहले पक्के करें। ईयर मैंने आपको बता दिया। बुक में आप, कुछ लोग पेटी वाला की बुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग दूसरे राइटर्स की बुक यूज़ करते हैं। बुक आप कोई सी भी यूज़ कर ले, लेकिन ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो फेरोज़ कमर की बुक रिकमेंड करता हूँ। फेरोज़ कमर की बुक से क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किल होते हैं। अगर आपको वो बुक उठा के देखेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा कि अगर वो आपको आ गए, मतलब वो करना आ गए, तो आपको तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता पूरे मार्क्स लेने से। अकाउंटिंग में 100 नंबर भी आ जाते हैं, तो 100 नंबर के लिए आप जाना चाहते हैं तो उस बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब चूँकि टाइम कम है तो इसलिए अब आप एक दिन के लिए तो बुक परचेज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास वो बुक है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फेरोज़ कमर की बुक से जो है प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने आपको टिप्स भी बता दी। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, जो ऐसे तो सवाल होते हैं ना जो कि आपको इक्वल लाने होते हैं एंड में, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप एंड में करें उसको। जब आपका इक्वल नहीं आएगा आप परेशान हो जाएंगे, शुरू में ही लेके उसको बैठ जाएंगे कि भाई ये क्या मसला है। एंड में करने का फ़ायदा है कि पूरा पेपर आप कर चुके होंगे पीछे का, तो आपको टेंशन नहीं होगी, सारा टाइम जो बचा होगा सारा का सारा आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे सकते हैं। हर सवाल को नए पेज से स्टार्ट करें, जब एक सवाल ख़त्म हो जाए तो अगले सवाल के लिए अगले पेज पे आप जाएं। वर्कशीट हमेशा आप हमेशा ऐसे बनाएं, मतलब ये 2 पेजेस आमने सामने होते हैं ना, तो 10 कॉलम वर्कशीट ऐसे बनती है, आगे पीछे करके नहीं बनाइएगा, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी, यानी पेज को ऐसे करके भी नहीं बनाइएगा, ये भी आप गलती करेंगे। कोई आपको इतनी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने पे किया हुआ, एग्जामिनेशन फ़ीस दी है, तो आप जितनी पेजेस चाहे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा एक पेज बच गया, ठीक है ना, सामने वाला, अब वर्कशीट हम बना रहे तो वो पेज छोड़ के बनाएं या क्या करें। आप उस पेज को छोड़ के अगले पेज पे जाके आमने सामने बना लें, और उस पेज को जो छोड़ा है उस पर पेंसिल से एक सिंपल क्रॉस लगाएं।
जब भी आप कोई पेज स्किप करना चाहते हैं तो आपने पेंसिल से एक सिंगल क्रॉस लगानी होती है हमेशा, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है ना। सिंगल क्रॉस लगाने से आपके मार्क्स भी नहीं कटते और एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जी ठीक है, ये इसने जो है आगे कोई काम किया हुआ है तो यहाँ पे इसने क्रॉस लगाया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे अकाउंटिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट और हमारे एडीसी के जो गेस्ट पेपर्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।